इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ताजा खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में जीत के जश्न में डूबे तालिबान को बड़ा झटका लगा है। अमरुल्लाह सालेह की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद करवा लिया है। और बड़ी बात यह कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन नहीं पाई है और नॉर्दर्न अलायंस ने पलटवार कर दिया है। पता यह चला कि पंजशीर के पास बगलान प्रोविंस के बानू, पोल-ए-हिसार और डे-सला जिलों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया है। इन 3 जिलों पर अब नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया है। यहां तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर से अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है। तालिबानियों से हथियार छीन लिए गए हैं। दावा तो यह भी किया गया कि इन 3 जिलों में जो फाइट हुई उसमें तालिबान के 60 से ज्यादा फाइटर्स मारे गए हैं। हालांकि पंजशीर वो इलाका है जहां नॉर्दर्न अलायंस पहले से मजबूत है। यह अकेला ऐसा प्रोविंस है जहां तालिबान को घुसने नहीं दिया गया था। अब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर के आसपास के 3 जिलों से भी तालिबान को बाहर कर दिया है और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तालिबान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि अब तक तालिबान अफगानिस्तान में वहां के सभी लोकल ग्रुप्स को अपने साथ लाने में नाकाम रहा है। तालिबान अभी तक सरकार नहीं बना पाया है। सरकार का स्वरूप क्या होगा इस पर सहमति नहीं बन पाई है और सरकार बने इससे पहले 3 जिलों में तालिबान की हार ये एक बड़ी हार मानी जा रही है। हालांकि यह भी सही है कि तालिबान उन इलाकों से पीछे हटा है जहां वो पहले से ही कमजोर था और यह भी सही है कि दूसरे इलाकों से तालिबान को पीछे धकेलना नॉर्दर्न अलायंस के आसान नहीं होगा क्योंकि तालिबान अब पूरी तरह से अनट्रेन्ड फोर्स नहीं है। तालिबान इल इक्विप्ड नहीं है। तालिबान के पास हथियार भी हैं, तालिबान के पास इक्विपमेंट भी हैं। आज मैं आपको तालिबान का एक नया चेहरा दिखाऊंगा। सलवार कमीज की यूनिफॉर्म पहने, हाथ में AK-56 राइफल लिए अफगानिस्तान में परेड करते तालिबानी लड़ाकों की तस्वीर। ये पूरी तरह से ट्रेन्ड फाइटर्स हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने और हक्कानी ग्रुप ने हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें वेपन्स के साथ साथ बॉडी फाइट की तकनीक भी सिखाई। ये ट्रेन्ड तालिबान का वो रूप है जो पाकिस्तानी फौज की मिरर इमेज है, जो हक्कानी ग्रुप के कहने पर चलता है। दूसरी तरफ वो तालिबानी फाइटर्स हैं जो कबीले के लोग हैं। उन्हें न तो कोई ट्रेनिंग मिली, न वो किसी नियम कानून को मानते हैं। वो तो एक तरह की फायरिंग मशीन बने हुए हैं। उनकी बंदूक के सामने जो आता है वो उसे मारने में यकीन रखते हैं। इससे ज्यादा न वो जानते हैं, न मानते हैं और न इससे ज्यादा उन्हें सिखाया गया है। तालिबानियों के कपड़े, उनका लिबास और उनका अंदाज देखकर आपको लगेगा कि कबीले के लोगों को पकड़कर सिर्फ ये बताया गया कि जिहाद करना है, बंदूक कैसे चलानी है और बंदूक उनके हाथ में थमा दी गई। दुनिया भर में तालिबान की यही इमेज है, लेकिन यह इमेज तालिबान के एक हिस्से की है, एक पोर्शन की है। आज मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगा उन्हें देखकर आपको तालिबान की दूसरी साइड दिखाई देगी। तालिबान को हम जितना जानते हैं वो उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा ट्रेंड और ज्यादा वेपनाइज्ड है। हकीकत यह है कि तालिबान के पास बड़ी संख्या में ट्रेंड फाइटर्स हैं। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज ने की है या फिर हक्कानी ग्रुप ने की है। उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और ये वेपन चलाने के लिए उन्हें तैयार किया गया है। हर तरह के हालात में लड़ना, जिंदा रहना, बचना सिखाया गया है। दुश्मन पर कब कैसे घात लगाकर हमला करना है इसकी पूरी फौजी तालीम दी गई है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरे पास इसके सबूत हैं। तालिबान की परेड, तालिबान की ट्रेनिंग के एक्सक्लूसिव वीडियोस आज मैं आपको दिखाऊंगा और तस्वीरें ऐसी हैं जो देखकर आपको पता चलेगा कि तालिबान की जंग की तैयारी कितनी मुकम्मल थी। तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे तालिबान पूरी ट्रेनिंग, पूरी प्लानिंग और एक डेडलाइन के साथ काबुल आए। कल मैंने आपको तालिबान के कब्जे में आई हथियारों की पूरी लिस्ट दी थी। मैंने आपको बताया था कि तालिबान को अफगान आर्मी के सरेंडर के बाद करीब 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं।
तालिबान के कब्जे में काफी हाईटेक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं और आज तालिबान के लड़ाके, तालिबान के फाइटर्स इन हथियारों की नुमाइश करते हुए नजर आए। जो तालिबान चप्पलों में, फटे हुए जूतों में नजर आता था, पगड़ी बांधे दिखता था, आज उस तालिबान के फाइटर्स अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में मॉडर्न वेपन्स के साथ नजर आए। आज तालिबान के परेड में तालिबान का नया झंडा भी दिखा। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अब तालिबान का जो नया झंडा नजर आ रहा है वो तालिबान का 9वां झंडा है। 20 साल में 9वीं बार, 9th टाइम्स तालिबान ने अपना फ्लैग बदला है। आज तालिबान की फोर्स इस नए फ्लैग के साथ नई यूनिफॉर्म में नजर आई। तालिबान ने अब अपनी स्पेशल फोर्स, स्पेशल तालिबान कंटिजेंट बनाकर अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में उतार दी है। पहले तालिबान के फाइटर्स 4-4 के ग्रुप्स में नजर आते थे, ओपन ट्रक्स में बैठकर अपने हथियार लहराते थे, लेकिन तालिबान इन तस्वीरों के जरिए एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि किसी दूसरे मुल्क की तरह उसके पास भी अपनी सोफिस्टिकेटेड और डिसिप्लिन आर्मी है, अपनी फौज है, उसके अपने स्पेशल कमांडोज हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल्स के साथ मार्च करना जानते हैं, परेड करना जानते हैं। ये तस्वीरें जो आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज काबुल के शहर से आई हैं। तालिबानी फाइटर्स के हाथ में वही M4 कार्बाइन और M16 राइफल्स हैं जो अमेरिकी सेना ने अफगान आर्मी को तालिबान से लड़ने के लिए दी थी, लेकिन अफगानी फौज ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, सारे हथियार छोड़कर भाग गए। तालिबान को ये सारे के सारे वेपन्स गिफ्ट में मिल गए और इन्हीं हथियारों के साथ आज तालिबान ने काबुल की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, काबुल की जनता को, काबुल के जरिए पूरी दुनिया को अपना नया आउटफिट, अपनी नई यूनिफॉर्म, अपना नया अंदाज दिखाने की कोशिश की। असल में तालिबान की यह नई यूनिफॉर्म, नया चेहरा कल पहली बार अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सामने आया। काबुल से 318 किलोमीटर दूर जाबुल के कलात शहर में भी तालिबान के फाइटर सड़कों पर निकले, वीडियो बनवाया, अफगानिस्तान की जगह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम का ऐलान किया, तालिबान का नया झंडा भी सामने रखा। तालिबानी फाइटर्स की यह परेड कलात के अलग अलग चौकों से होती हुई, अलग अलग इलाकों से होती हुई अपने कैंप तक पहुंची। क्योंकि अब अफगानिस्तान में पुलिस पोस्ट, आर्मी के बैरक सब खाली पड़े हैं, इसलिए फिलहाल तालिबान के ये सारे फाइटर्स उन पोस्ट पर रुके हुए हैं और वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। लेकिन ये स्पेशल फोर्सेस का ग्रुप रातों रात तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए इन तालिबानी फाइटर्स की बिल्कुल उसी लेवल की ट्रेनिंग हुई जैसी किसी बड़े देश की आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल कमांडोज और एलीट फोर्सेस की होती है। इस ट्रेनिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे पास हैं। पाकिस्तान इन तस्वीरों को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था, लेकिन उसका राज, उसका सीक्रेट, उसका प्लान सामने आ गया। असल में जिस वक्त तालिबान का 85% अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया था, तालिबान के फाइटर्स काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो सब हैरान थे कि अचानक अफगानिस्तान के कमांडोज ने तालिबान के सामने हथियार क्यों डाल दिए। उसकी वजह थी इस बार अफगानिस्तान के सामने कंधे पर बंदूक रखने वाले स्ट्रीट फाइटर तालिबानी नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में ट्रेन और हक्कानी ग्रुप द्वारा ट्रेन किए गए स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और ट्रूप्स थे। यानी ऐसे कमांडोज जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर के लिए डायरेक्ट एक्शन, गुरिल्ला वॉर, रेडिंग, डेजर्ट कॉम्बैट और स्पेशल ऑपरेशंस को लीड करने में महारत हासिल है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि काबुल में कब्जा करने वाले तालिबानी ऑपरेशन के पीछे सिराजुद्दीन हक्कानी का टेरर ग्रुप था। आतंकी इसी ब्रिगेड के साथ तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब मौजूद था। वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था और अशरफ गनी के प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ने के बाद मोहम्मद याकूब
प्रेसिडेंशियल पैलेस भी पहुंचा था। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप ने तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया और इसी हक्कानी नेटवर्क ने आईएसआई की सरपरस्ती में तालिबान के कई लड़ाकों को स्पेशल फोर्सेस वाली एलीट कमांडोज की ट्रेनिंग दिलवाई। मैन टू मैन मार्किंग के साथ क्लोज कॉम्बैट और आमने सामने की गन फाइट में अपने साथियों को बचाते हुए किस तरह दुश्मन की तरफ मूवमेंट करना है, कौन कौन सी टेक्टिकल पोजीशंस लेते हुए अटैक करना है, यह सब कुछ तालिबान की एलीट फोर्स को सिखाया गया। और मैं आपको बता दूं कि 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। वहां 5 साल सरकार चलाई थी। उस वक्त भी तालिबान को चरवाहों की सेना कहा जाता था, गडरियों की फौज कहा जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। तालिबान ने एक एलीट फोर्स तैयार की है जिससे मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी तालिबान के कमांडोज को 3 तरह की ट्रेनिंग दी गई। फिजिकल एंड्योरेंस के साथ टैक्टिकल वॉरफेयर और फिर हथियारों के इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया। पता यह चला कि तालिबान को ट्रेनिंग नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में दी गई थी। इस इलाके में सिराजुद्दीन हक्कानी का टेरर आउटफिट काफी एक्टिव है। तालिबान के फाइटर्स की ट्रेनिंग के वीडियो बनाए गए, वीडियो में इफेक्ट्स डाले गए और उन्हें एडिट भी किया गया। यह पूरी ट्रेनिंग इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के बैनर तले की गई, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहता है। जहां इन फाइटर्स को ट्रेनिंग दी गई वहां हर जगह इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के बैनर लगे हुए थे। इन तस्वीरों में तालिबानी कमांडोज को इस्लामी अमीरात का फौजी बताया गया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमांडोज की ट्रेनिंग के तरीके से लगता है कि इन्हें आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान की फौज के अफसरों ने भी ट्रेनिंग दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि चप्पल पहनकर तालिबान के 70,000 फाइटर सामने आए और उनके आगे अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज ने घुटने टेक दी। अमेरिका की ट्रेन की हुई फौज, अमेरिकी हथियारों से लैस आर्मी ने पैदल तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन आज पता चला कि तालिबान के लड़ाके न तो अनट्रेन्ड हैं और न ही पैदल हैं। वो वॉरफेयर में माहिर हैं और उन्हें वॉरफेयर की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने और हक्कानी ग्रुप ने दी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका को मूर्ख बनाया, दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। पहले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने पनाह दी, आपको याद होगा, अपने यहां सुरक्षा दी, सिक्योरिटी दी, अल-कायदा को सपोर्ट किया और इसके बाद अब पाकिस्तान ने तालिबानी लड़ाकों को अपने यहां ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और तो और पाकिस्तानी लोगों को भी तालिबानियों के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। आज मैंने कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि यह मत सोचिए यह सब पिछले 15 दिन में हुआ। उनका कहना है कि असल में 2 साल से अमेरिका ने तालिबान के साथ डील की थी और डील यह थी कि तालिबान अमेरिकन फोर्सेस पर हमले नहीं करेगा। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिगर से पता चलता है कि 2 साल में अफगान फोर्स पर तालिबान के हमले तेज हो गए थे, लेकिन अमेरिकी फोर्स पर हमले नहीं हुए। 20 साल में अफगान फौज की जितनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी उससे ज्यादा कैजुअलिटीज अफगानी फौज की 2 साल में हुई, लेकिन अमेरिका की कैजुअलिटीज इस दौरान सबसे कम हुई और पाकिस्तान ने इस हालात का पूरा फायदा उठाया। फेस तालिबान का था लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान की फौज थी। अगर नंबर्स देखें तो साफ हो जाता है कि पिछले 2 साल में बड़ी संख्या में अफगानी सिविलियंस मारे गए। तालिबान मजबूत होता गया, पाकिस्तान का दखल बढ़ता गया। अमेरिका ने सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखा। अफगान फौज की बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसे सप्लाई और बैकअप मिलना बंद हो गया था। इसीलिए अनट्रेंड दिखने वाले 70,000 तालिबान ने 3 लाख की फौज को नाकाम कर दिया। लेकिन मेरी जानकारी है कि अब पाकिस्तान के 3 प्रोविंस में नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानी सोल्जर्स को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 प्रोविंस पर नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा कर लिया है, तालिबानियों पर हमले किए हैं, उनके हथियार छीन लिए हैं। तालिबान के वेल ट्रेन फाइटर्स की जो टुकड़ी है, तालिबान ने उसका नाम स्पेशल कंटिजेंट फोर्स रखा है, लेकिन तालिबान की जो फोर्स इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है उस फोर्स का नाम अल बदरी 313 है। इस यूनिट का जिम्मा एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ को बार बार डिस्पर्स करना, एयरपोर्ट को खाली कराना
तालिबानी फाइटर्स अफगानिस्तान से दूर जाने की ख्वाहिश में एयरपोर्ट पहुंचे अफगानी लोगों को डराने की, वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी हैं और एयरपोर्ट के भीतर अमेरिकी और ब्रिटिश आर्मी, बीच में अफगानिस्तान के डरे सहमे लोग। बाहर की तरफ तालिबानी फाइटर्स गोलियां चलाते हैं और अंदर की तरफ से अमेरिकी आर्मी के सोल्जर्स टीयर गैस के शेल छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अफगानी लोग एयरपोर्ट के बाहर डटे हैं। सबको पता है कि सिर्फ काबुल एयरपोर्ट से ही अफगानिस्तान से बाहर निकला जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए कंधार से, हेरात से और मज़ार शरीफ से भी बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच गए। क्योंकि एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी होता है, पहचान पत्र जरूरी होता है, इसलिए कुछ लोग पासपोर्ट लाए हैं, कुछ लोगों के पास अमेरिकन वीजा का अप्रूवल लेटर है, कुछ लोगों के पास अफगान गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो वो अपने घर से बिजली का बिल ले आए हैं। बस ख्वाहिश एक ही है, किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर दाखिला मिल जाए जिससे अपने वतन से दूर भागा जा सके। इंडिया टीवी के एक व्यूअर ने काबुल शहर का हाल अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके भेजा है। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट के सामने से गुजरने वाली सड़क पर क्या मंजर था, इसकी तस्वीरें इंडिया टीवी के इस दर्शक ने हमें भेजी हैं और खुद भी हालात का बयान भी किया है। ये जमा हो रहे सब अंदर जाने के लिए, सभी लोग। ये देख इतना भीड़ है, कभी फायरिंग भी हो रही है, कभी वो गैस भी डाल रहे हैं, दूध। ये देखिए ये सब जमा हुआ है, एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए ये भीड़ जमा हुआ है सब अंदर जाने के लिए। कई प्रोविंस से आए हैं, मज़ार शरीफ, हेरात, ये सब लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, कब दरवाज़ा खुलेगा हम लोग जाए। सभी लोग इसके पास लेटर है तो नहीं भी है, किसी के पास है, कहीं के पास नहीं है। ये लोग आए हैं, बिजली के बिल लेके आए हैं। इन लोगों को पता नहीं किसने बोला है बिजली के बिल से भी अमेरिका लेके जाएंगे। ये देखो कभी फायरिंग भी हो रहे, कभी ये स्मोक भी डाल रहे। सभी लोगों को अंदर नहीं जाने देगा। देख बहुत भीड़ है। मैं इंडिया टीवी इस व्यूअर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनकी आइडेंटिटी तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिली, ये नज़ारा देखने को मिला। असल में दुनिया भर के ज़्यादातर देशों के दूतावास काबुल में हैं, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद 4 मुल्कों को छोड़कर बाकी देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। सिर्फ पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान की एम्बेसी खुली है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिकी, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों की एम्बेसीज के बाहर लोगों ने लाइन लगाई हुई है। एम्बेसी के बाहर पहुंचे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कभी इन एम्बेसी से साथ काम किया था। उन्हें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त में एम्बेसी उनकी मदद करेगी, उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालेगी। लेकिन ये लोग भी हर रोज मायूस होकर लौट जाते हैं। ये हम लोग हैं जो एम्बेसी के साथ काम किया होगा। एम्बेसी जो इन एम्बेसी मतलब अमेरिकन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, कनाडा एम्बेसी, जो किसी के उसके साथ काम किया होगा वो एम्बेसी के पीछे खड़ा है ताकि इसको इन लोगों को इस शहर से बाहर निकाले। ये भीड़ उसके जमा हुआ है। ये देखो ये एम्बेसी के पीछे है काबुल वज़ीर अकबर खान। अभी मैं वज़ीर अकबर खान 15 स्ट्रीट पे हूँ, एम्बेसी के पीछे, कनाडा एम्बेसी के पीछे। ये देखो इंडिया टीवी के इस व्यूअर ने जो वीडियो भेजे हैं उनमें एक और खास बात देखने को मिली, वो ये कि अब तालिबान अपने नए फ्लैग को, नए झंडे को अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग से रिप्लेस कर रहा है पूरे अफगानिस्तान में। तालिबान के फाइटर्स मिनी ट्रक में झंडे भरकर लाए पूरे काबुल में घूम रहे हैं और जहां जहां अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग दिखाई देता है उसे उतारकर उसकी जगह नया तालिबानी फ्लैग लगाया जा रहा है। ये भीड़ उसके अभी मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट के पास, हामिद करज़ई
भीड़ जमा हुआ है। कई के पास वीज़ा है, अमेरिकन वीज़ा, और कई के पास नहीं है। किसी के पास अप्रूवल लेटर है, कई के पास नहीं है। ये देखिए एक तालिबान जो बंदूक लेके सबको भगा रहे हैं। देखो एक तालिबान है, ये तालिबान है, ये एक तालिबान बंदूक लेके सबको भगा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास नहीं, इजाज़त नहीं दे रहे। ये देखो ये गाड़ी है, ये सफ़ेद झंडा लेके घूम रहा है। कहाँ जाए, कहाँ उसको लगाए। अफ़गानिस्तान का झंडा उसको नीचे उतार के अपना झंडा लगा रहा है। ये देखो झंडा भरा हुआ। ये देखो ये गाड़ी है, झंडा लेके घूम रहा है, अपना झंडा लगा रहे हैं स्ट्रीट पे, सड़क पे, कहीं पे। तालिबान की गाड़ी है, रेंजर। ये है काबुल, अफ़गानिस्तान। मैं अभी बात कर रहा हूँ काबुल, अफ़गानिस्तान चौराहे पे। अब ये बात सबूत के साथ साबित होगी कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान में अपनी जीत का झंडा फहराना चाहता है, अफगानिस्तान में जमहूरियत के पुराने निशान बिठाना चाहता है। और जहां तक अफगानिस्तान की जनता का सवाल है, या तो लोग डर कर घरों में छुपे हुए हैं, या फिर वो लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से दूर जाना चाहते हैं, तालिबान के कहर से बचना चाहते हैं। असल में फिलहाल अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ है और इस वक्त भी अमेरिका के 22,000 से ज्यादा नागरिक अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। इसलिए अपने नागरिकों को सही सलामत वापस निकालने तक अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेज काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस समझौते को एयर ब्रिज का नाम दिया गया है और इसी एयर ब्रिज के तहत ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश भी इवैक्यूएशन के लिए अपने अपने प्लेन्स भेज रहे हैं। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चूंकि अमेरिका ने वादा किया कि वो अपने नागरिकों के साथ उन लोगों को भी बाहर निकालेगा जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की थी। 20 साल तक जो लोग उन साथ रहे थे, और ऐसे लोगों की संख्या 80,000 तक हो सकती है। इसी तरह ब्रिटेन ने भी कहा कि वो फेज वाइज मैनर में 20,000 अफगान नागरिकों को शरण देंगे। जर्मनी ने भी अफगान के रिफ्यूजीज के लिए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं, इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई देश उन्हें अपने साथ ले जाएगा। लोग एयरपोर्ट पर डटे हुए हैं, कोई 2 दिन से तो कोई 4 दिन से इंतजार कर रहा है। इसलिए हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं और तालिबान उन्हें हटाने के लिए बार बार गोलियां चलाता है। गोली चलाने से भगदड़ मचती है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस गोलीबारी में और स्टैम्पीड की वजह से एयरपोर्ट पर दम तोड़ चुके हैं। आज एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोगों ने इस फायरिंग के वीडियो बनाए और इन तस्वीरों के जरिए ग्राउंड सिचुएशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. It seems that it is causing more as you can see that this is a massive aerial fight right now. It's going on. They are trying to disperse people, but they are not ready to leave the area. Everyone wants to leave Afghanistan right now through this one international airport. Like always, just 1 more meter to go. 4th day. Feel sorry for these girls. Oh,
elderly, kids. Kids were suffocating, crying. And on top of that, they're shooting right next to the kids' eardrums. See, they don't know how to control crowd. So they take these things. They do these things instead. All they do is yell. काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल रो पड़ेगा। लोग अपना मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं क्योंकि वो तालिबान के जुल्म फेस करना नहीं चाहते। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अमेरिकी फोर्सेस के रवैये की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना है कि अमेरिका की फौज एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही। Like here for the past 2 days, I'm trying to get in. I went to the Americans, they pushed me out, they kicked me out. I went to the Germans, they beat me out with the sticks, they fired us. You see these gas fires that they make you cry. Tear gas. Yeah, tear gas. My mom is kid, sick. he's Like a 1 year old kid. They fired with the gas, and everyone was crying right here like an hour ago. The tear gas in between the kids. You see the kids, they're like 1 year old kid. How can you put the gas? The Americans. Is that the Americans? Yeah, and they're too rude. The Americans, the Germans, they're too rude. They beat up people with baseball bats. Telling to the people, stay in their houses, do not come to this area. It's a very, very crazy situation right now. And I hope the situations get better because I see the kids are dying. It's very terrible. इस वक्त दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्क अपने अपने नागरिकों को बचाने के लिए काबुल में प्लेन्स भेज रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, ब्रिटिश फोर्सेस से बात कर रहे हैं। भारत ने भी अपने ग्लोब मास्टर को भेजा है, लेकिन जो हालात इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं, जो ख्योस है, उसके कारण हमारा ग्लोब मास्टर फिलहाल ताजिकिस्तान के एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है ताकि काबुल से क्लियरेंस मिले और वो काबुल जा सके। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कोई इंतजार नहीं करना चाहता। सबको अफगानिस्तान से निकलने की जल्दी है। खतरा बहुत बड़ा है। काबुल एयरपोर्ट से रोजाना ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल को चीर देती हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ महिलाएं अपने बच्चों को कांटों भरे तारों के पार खड़े सैनिकों की तरफ फेंक रही हैं, जिससे कम से कम उनका बच्चा बच जाए, वो अफगानिस्तान से बाहर चला जाए। आज फिर वैसी तस्वीरें आई। एयरपोर्ट पर कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सैनिकों के हवाले करती दिखाई दी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर सिचुएशन क्या है, एयरपोर्ट के बाहर कैसे हालात हैं। सोचिए, मां जानती है कि बच्चा गोद से गया तो शायद फिर कभी जिंदगी पर उसका चेहरा न देख पाए, अपने बच्चे से कभी मिल न पाए, लेकिन फिर भी मां अपने बच्चे को अमेरिकी और ब्रिटिश फौजियों को दे रही हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके बच्चे की जान तो बच जाएगी। कल काबुल एयरपोर्ट पर तैनात ब्रिटिश सैनिक रो पड़े क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों को कटीले तारों के इस पार फेंक रही थी। कुछ बच्चे तारों में फंस गए, कुछ घायल हो गए, और छोटे छोटे मासूम बच्चों का ये हाल उनकी मां की मजबूरी देखकर वहां तैनात सोल्जर्स की आंखों में आंसू आ गए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक रेस्क्यू प्लेन भेजा। यह प्लेन सिर्फ एक महिला को लेकर लौट गया। यह बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन था जिसमें कम से कम 400 लोगों को बचाकर लाया जा सकता था, लेकिन ब्रिटेन का यह प्लेन सिर्फ एक महिला को लेकर लौट गया, बाकी सारी सीटें खाली पड़ी रही। जिस महिला का रेस्क्यू हुआ वो ब्रिटेन के एक्स मरीन कमांडो की वाइफ थी। जब ये तस्वीरें सामने आई, ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर से पूछा गया कि अफगान लोगों को वहां से लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया। इस पर ब्रिटिश सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि अब सच्चाई से सामना करने का वक्त है और यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम उन सब अफगान नागरिकों को काबू से बाहर नहीं ला सकते जिन्हें हमने बचाने का वादा किया था। दुनिया के ज्यादातर मुल्क दूसरे देशों से यह बात कह रहे हैं कि उन्हें अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब खुद मदद करने की बात आती है तो किराना कर लेते हैं। पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो फेस बाई मैदान में 20,000 अफगानियों को शरण देगा, लेकिन अब 20 अफगानियों को भी जगह देने में आनाकानी कर रहा है।
अमेरिका ने तो करीब 80,000 अफगानियों को मदद का वादा किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी और अमेरिकी फौज के अफसरों ने आंखों में आंखें डालकर उन्हें कहा था कि अगर मुसीबत आई तो हम उन्हें बचाएंगे। और आज तालिबान उन्हें अपना दुश्मन मान रहा है, उनके घर घर जाकर उन्हें ढूंढ रहा है, बायोमेट्रिक से उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा। हालांकि अमेरिका लोगों को काबुल से निकाल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। अभी तक सिर्फ 6,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उन्हें भी अमेरिका नहीं ले जाया गया। अमेरिका ने फिलहाल सभी अफगानियों को कतर में रखा है। यह सब जानने के बाद भी अफगानिस्तान के लोग कई कई दिन से काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बच जाए, शायद कोई उन्हें वहां से ले जाए। पिछले 5 दिन में हालात कुछ बदले हैं। 16 अगस्त को तो लोग प्लेन के विंग्स पर बैठकर, प्लेन के लैंडिंग गियर में लटक कर काबुल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको इसकी तस्वीरें दिखाई थी। प्लेन पर चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ रनवे पर दौड़ रही थी। 3 लोग इस उम्मीद से प्लेन के विंग्स और लैंडिंग गियर पर बैठ गए थे कि वो पाकिस्तान से सुरक्षित निकल जाएं। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद तीनों सैकड़ों फीट की ऊंचाई से एक घर की छत पर गिरे। तीनों की दर्दनाक मौत हुई और आज इन तीनों लोगों की पहचान हो गई। इस दिल दहलाने वाले हादसे में मारे गए लोगों में एक अफगानिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर जकी अंवारी था, जबकि दूसरे शख्स की पहचान सैफुल्लाह होतक के रूप में हुई। सैफुल्लाह होतक डॉक्टर थे और तीसरे शख्स का नाम फिदा मोहम्मद था। सबसे पहले हम आपको उस होनहार युवा के बारे में बताता हूं जो फुटबॉलर था। 19 साल के जकी अंवारी अफगानिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। जकी अंवारी प्लेन पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान एयरपोर्ट पर भगदड़ मची, लोग प्लेन की तरफ भागे। जकी अंवारी प्लेन के अंदर नहीं पहुंच पाया। वो 2 और लोगों के साथ प्लेन के पहिए के पास बैठ गया। उसे लगा था वो इस तरह अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, फुटबॉलर जकी अंसारी और दूसरे लोगों की पकड़ ढीली पड़ गई और वो नीचे गिर गए। अफगानिस्तान के खेल मंत्रालय ने इस बात को कंफर्म किया कि विमान से गिरकर जकी अंवारी की मौत हुई है। इस दर्दनाक हादसे में जकी अंवारी के साथ 2 और लोग भी मारे गए। सैफुल्लाह होतक एक डॉक्टर थे, जैसा मैंने आपको बताया। तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद सैफुल्लाह होतक को अपना फ्यूचर अंधकार में दिखा। वो डर गए, हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। सैफुल्लाह होतक और फिदा मोहम्मद काबुल एयरपोर्ट से करीब 4 किलोमीटर दूर एक मकान की छत पर गिरे। जब सैफुल्लाह होतक और फिदा मोहम्मद घर की छत पर गिरे तो मंजर बेहद खौफनाक था। घर के मालिक ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया हो। छत और दीवारों पर दरारें पड़ गई। थोड़ी देर बाद जब लोगों ने छत पर जाकर देखा तो वहां सैफुल्लाह और फिदा मोहम्मद की कटी फटी बॉडी पड़ी थी। अफगानिस्तान का हर नौजवान वहां से निकलना चाहता है। अफगानिस्तान के टॉप प्रोफेशनल, पढ़े लिखे नौजवान, प्लेयर्स, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स, सब किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं। सबके मन में तालिबान का खौफ है, डर है। अपना देश छोड़ने वालों में अफगानिस्तान के टॉप एथलीट कीमिया यूसुफी भी हैं। कीमिया यूसुफी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग उठाया था, लेकिन अब देश का नाम रोशन करने वाली एक खिलाड़ी रिफ्यूजी बन चुकी हैं। कीमिया यूसुफी ने ईरान में शरण ली है। वो तालिबान के डर से ईरान के एक रिफ्यूजी कैंप में रह रही हैं। अफगानिस्तान की औरतें इस वक्त सबसे ज्यादा घबराई हुई हैं, क्योंकि तालिबानियों ने महिलाओं को पर्दे में रहने और शरिया के हद में रहने का फरमान सुना दिया है। न्यूज चैनल्स और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को घर बैठने को कहा गया है। इसलिए अब ज्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां अफगानिस्तान छोड़ना चाहती हैं। अफगानिस्तान की स्टार सिंगर, यूथ आइकॉन आरियाना सईद ने भी तालिबान के डरते देश छोड़ दिया है। आरियाना सईद काबुल में रहती थी, लेकिन अब वो दोहा पहुंच गई हैं। सिंगर आरियाना सईद अफगानिस्तान के नौजवानों के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं। वो मशहूर टीवी पर्सनैलिटी हैं। तालिबान के कब्जे से पहले तक वो टीवी पर शो होस्ट किया करती थी।
अरेना सईद अफगानिस्तान में वेयर इज माई नेम कैंपेन के लिए भी जानी जाती हैं। इस कैंपेन के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर बड़ा कानूनी बदलाव आया था। इसी के बाद महिलाओं के नाम आइडेंटिटी कार्ड में लिखे जाने लगे थे। यह साफ है, अफगानिस्तान में आज अगर सबसे ज्यादा कोई मुश्किल में है, सबसे ज्यादा परेशान है, तो वहां की औरतें, वहां की महिलाएं। तालिबान के राज में हजारा समुदाय ने बताया कि तालिबानी उनकी बेटियों से जबरन निकाह कर रहे हैं। अब बुर्का न पहनने पर मौत की सजा है। लड़कियों का पढ़ना लिखना नौकरी करना बंद कर दिया गया है। टोलो न्यूज की एक रिपोर्टर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान में महिला जजेस को अपनी जान पर खतरा दिख रहा है। जजेस के एक इंटरनेशनल संगठन ने उन्हें सुरक्षा देने की मांग की है। महिला फुटबॉल टीम की कप्तान ने अपनी टीम के सारे मेंबर से कहा कि वो घर छोड़कर भाग जाएं और सारी लड़कियों से कहा कि वो सोशल मीडिया से अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दें, वरना उनकी जान जा सकती है। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर और शोरूम्स पर जो महिलाओं की तस्वीरें लगी तो उन पर सफेद रंग पोत दिया गया है। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की औरतों पर जुल्म की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हर जगह कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इस जुल्म को, इस टॉर्चर के मंजर को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यही किया। अफगानिस्तान के बहाने, वहां की लड़कियों के साथ होने वाले जुल्म के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। ओवैसी इस बात से परेशान है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो कर रहा है, वहां की महिलाओं और बेटियों पर जो जुल्म कर रहा है, उसे क्यों दिखाया जा रहा है, उसकी बात क्यों की जा रही है, उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। इसलिए आज ओवैसी ने कहा कि लड़कियां तो हमारे मुल्क में भी मरती हैं, करोड़ों लड़कियां हर साल गायब हो जाती हैं, लेकिन सरकार अपने देश की लड़कियों की चिंता करने के बजाय अफगानिस्तान की लड़कियों की फिक्र कर रही है। उन्होंने कहा, पता नहीं अफगानिस्तान की इतनी फिक्र क्यों है, अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4,60,00,000 बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। ओवैसी को अफगानिस्तान में होने वाली महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उससे कोई सिंपैथी नहीं थी, लेकिन वो यहां नहीं रुके। ओवैसी ने कहा, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में $3 अरब इन्वेस्ट किए, अब सारा पैसा फंस गया तो सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे अपना? हालांकि ओवैसी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, लेकिन मोदी ने या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने ओवैसी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तालिबान का इशारों में जिक्र जरूर किया। उन्होंने दहशतगर्दी की बात की और उन्होंने पाकिस्तान पर भी बड़े तरीके से हमला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक फैलाने वाले
बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। सोमनाथ मंदिर के ब्यूटिफिकेशन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशी हमलावरों ने सोमनाथ मंदिर को भी कई बार ध्वस्त किया। 4 धामों में से एक धाम और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की भव्यता फिर लौटी। 1000 साल के बाद आज भी मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सत्य को असत्य से दबाया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और तालिबान दोनों को करारा जवाब दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह कि 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ मंदिर पर पहली बार महमूद गजनी ने हमला किया था, और महमूद गजनी भी अफगानिस्तान से आया था। इसीलिए मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले और उसके पुनर्निर्माण को आज के हालात से जोड़ा। और उन्होंने ठीक कहा, आतंकवाद और दहशतगर्दी का खेल लंबा नहीं चलता। हमारे मुल्क में भी जो 2-4 लोग तालिबान का गुणगान कर रहे हैं, वो भी बहुत शॉर्ट साइटेड है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऐसी बयानबाजी से कितना नुकसान हो सकता है। ओवैसी ने जो कहा वही बात शफीकुर रहमान वर्ग, मौलाना सज्जाद नोमानी और मुजफ्फर राणा जैसे लोगों ने कही थी। ये लोग ये बताने लगे हैं कि तालिबान बदल गया है। उन्हें यह नजर नहीं आया कि काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठी हैं और किसी तरह से अपने बच्चों को तालिबान के कहर से बचाना चाहती हैं। अगर तालिबान बदल गया है तो हजारों लोग, बेहाल लोग, परेशान लोग अपनी जान पर खेलकर अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मशक्कत क्यों कर रहे हैं? अगर तालिबान बदल गया है तो काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ क्यों दिख रही है? क्या ये लोग तालिबान को बेहतर जानते हैं या ओवैसी और मुजफ्फर राणा जैसे लोग बेहतर जानते हैं? सबसे शर्मनाक बात यह है कि कुछ लोगों ने आतंक मचाने वालों को, दहशतगर्दों को तालिबानियों की तुलना फ्रीडम फाइटर से कर दी। क्या महिलाओं के हक छीनने वाले, बच्चों को गोलियों से उड़ाने वाले फ्रीडम फाइटर कहे जा सकते हैं? हमारा सरकार से विरोध हो सकता है, मोदी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन कोई जमहूरियत से, इंसानियत से कैसे नाराज हो सकता है? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के स्मारक का शुद्धिकरण क्यों किया। कल एक नई तरह की सियासी जंग देखने को मिल रही है। ये शिव सैनिकों और एक पुराने शिव सैनिक के बीच हो रही है। नरेंद्र मोदी के सरकार में नए नए कैबिनेट मिनिस्टर बने नारायण राणे आजकल मुंबई में शिवसेना को चैलेंज कर रहे हैं। राणे आजकल जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस सिलसिले में वो बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर गए, लेकिन ये बात शिवसेना को नागवार गुजरी और शिव सैनिकों ने स्मारक को गौमूत्र और दूध से धोकर शुद्धिकरण किया। शिव सैनिक तो शुद्धिकरण करके चले गए, लेकिन ये बात नारायण राणे को चुप गई। इसलिए आज राणे ने सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना को उनके शिवाजी पार्क में जाने में दिक्कत थी तो शिव सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें रोकने की हिम्मत दिखाती। उद्धव को भाड़े के लोग भेजकर सफाई करानी पड़ रही है। ये शिवसेना के लिए शर्म की बात है। पहले तो उन्होंने कहा राणे को आने नहीं देंगे,
हम पहुंच गए, कोई शिवसैनिक नहीं दिखाई दिया, उद्धव ठाकरे भी दिखाई नहीं दिया कि आप पवित्र मेरा पिताजी का स्मारक कर रहे, हम जाके रोकेंगे। मैं होता तो खड़ा होता था उधर, नहीं आने का। ये क्या है? ये 5-6 जो इनको भेजा, पैसा दिया, 200 रुपए, जाओ शुद्धिकरण करे। ऐसे शुद्ध ब्राह्मण चाहिए उधर, हमारे पास बहुत है, हम लेके जाते थे उधर। नारायण राणे शिवसेना वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाल ठाकरे स्मृति स्थल का शुद्धिकरण करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की छोटी मानसिकता बताया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना आज उन पार्टियों के साथ सरकार चला रही है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना को यह पसंद नहीं आ रहा कि कोई पूर्व शिव सैनिक बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दे। बहुत ही गलत मानसिकता का परिचायक है, दखियानुसी मानसिकता का परिचायक है। और शिवसेना आज ऐसे लोगों के साथ बैठी है जिन लोगों ने शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को जेल में डालने का प्रयास किया। उनके साथ आप बैठ सकते हो, लेकिन कोई पुराना शिवसैनिक अगर बाला साहब की समाधि पर दर्शन लेने को जाए तो आपको लगता है वो अपवित्र होती है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। ये कंट्रोवर्सी तो होंगी क्योंकि बीजेपी ने नारायण राणे को रणनीति के तहत मुंबई भेजा है। राणे पुराने शिव सैनिक हैं, शिवसेना को अंदर बाहर से जानते हैं। क्योंकि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और 35 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, बीजेपी किसी भी तरह से बीएमसी से शिवसेना को हटाना चाहेगी और नारायण राणे को इसी टारगेट के साथ मुंबई भेजा गया है। इसलिए अब राणे बीएमसी इलेक्शन तक दिल्ली में कम और मुंबई में ज्यादा दिखाई देंगे। सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी, ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। विरोधी दलों को इकट्ठा करने के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ी कोशिश की। एक वर्चुअल मीटिंग में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, एचडी देवेगौड़ा, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, इन सब के साथ साथ 19 ऑपोजिशन पार्टियों के लीडर शामिल हुए। मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात हुई और सोनिया गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए और विपक्षी दलों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के पास एक साथ आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ममता बनर्जी ने ज्वाइंट प्रोग्राम और आंदोलन के लिए विरोधी दलों के नेताओं का कोर ग्रुप बनाने का सुझाव दिया। ममता ने कहा, यह भूल जाइए कि नेता कौन है, निजी हित दूर रखकर काम करना होगा। आज की मीटिंग में तय हुआ कि सभी विपक्षी दल मिलकर 20 से 30 सितंबर तक देश भर में प्रदर्शन करेंगे। मीटिंग के बाद शरद पवार ने कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, किसान कई महीनों से विरोध कर रहे हैं, यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक दर्दनाक तस्वीर है। आर्थिक मंदी, कोविड महामारी, बेरोजगारी, सीमा विवाद, अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों का आज देश सामना कर रहा है। पवार ने लिखा, मोदी सरकार इन सभी मुद्दों को हल करने में विफल रही है। ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और वायरस को न बुलाने पर सवाल उठाया। ममता ने कहा कि जिन विरोधी दलों के साथ कांग्रेस के मतभेद हैं, उन्हें अगर इस तरह की मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा तो इससे विरोधी दलों की एकता कैसे होगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल ने विरोधी दलों के नेताओं को अपने घर पर डिनर पर बुलाया था, तो ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। सोनिया गांधी ने उसका जवाब देने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। मैंने आपको अफगानिस्तान के हालात दिखाए, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई, लेकिन तालिबान को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।